of it. Those who are joining late, please take a note of it that we are discussing numerical problem number 34 from Kirchhoff's law. And the question says we have got two cells of EMF 6 volt and 12 volt. तो बच्चों ये पहला सेल है जिसका EMF 6 volt है और ये दूसरा सेल है जिसका EMF 12 volt है. तो there are two cells of EMF 6 volt and 12 volt और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? एक का दिया गया है 1 ओम, तो ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया. दूसरे वाले 12 वोल्ट का दे रखा है 2 ओम और ये मैंने 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया. ये 2 ओम हो गया, ये आपका 1 ओम हो गया, ये 6 वोल्ट का ईएमएफ हो गया, ये 12 वोल्ट का ईएमएफ हो गया, कनेक्टेड पैरेलल to each other so as to send the current in the same direction. Same direction मतलब दोनों का पॉजिटिव एक ही साथ इंक्लाइंड है, एक ही तरफ होना चाहिए. थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम. तो और यहां से एक 15 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्होंने कहा है जोड़ दीजिए. उसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा जरा सा इसको फाइंड करके बताइए. Is the question clear to everyone? What the question says? The question says there is a cell of EMF 6 volt and 12 volt which are connected in parallel so that they can send the current in the same direction. So you can see the polarity of the battery to be connected in the same way. यहाँ पर ऊपर अप साइड में पॉजिटिव है तो इसके भी अपसाइड में पॉजिटिव है, तभी दोनों बैटरी से जो करंट चलेगा सेम डायरेक्शन में चलेगा. ध्यान रखना करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो ये जो पहली वाली बैटरी उससे करंट I1 चल रहा है, जो दूसरी वाली बैटरी बच्चों उससे करंट I2 चलता है. ये कोई दो नोड्स हैं, ये नोड को मैं N1 और इस नोड को थोड़ी देर के लिए N2 कह देता हूं. तो तुम्हें याद होगा कि नोड्स के अक्रॉस ब्रांचेस होती हैं. तो दिस इज वन ब्रांच, देख सकते हो बच्चों ये एक ब्रांच है. ठीक, N1 N2 नोड्स के अक्रॉस एक ये ब्रांच है, N1 N2 नोड के अक्रॉस एक ये ब्रांच है और N1 N2 नोड के अक्रॉस एक ये ब्रांच है. ब्रांचेस में करंट सेम फ्लो करती, तो इस वाले पूरे ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रही है, इस वाले पूरे ब्रांच में करंट I2 फ्लो कर रही है. और बच्चों जब यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, तो जो आगे करंट गया इस ब्रांच में वो हो गया I1 प्लस I2. Is that clear to everyone how we are dividing or distributing the current? तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही थी वो I1 प्लस I2 थी. I1 प्लस I2 चलते हुए ये यहां से ऐसे आ गई. तो ये पूरा जो थर्ड ब्रांच है इसमें करंट I1 प्लस I2 फ्लो कर रही. दिस इज ब्रांच 1, this happens to be branch 2, while this happens to be branch 3. Now up till now I believe every single child know what is a node, what is a branch, and the third thing that is there, what is a loop. Is that clear? क्या सभी को ये तीनों टर्म्स क्लैरिटी से समझ में आ चुके हैं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नोड, ब्रांच और लूप नहीं समझ में आता? अगर नहीं आता तो पीछे जाकर चीजों को रिवाइज करना है. ठीक, चलिए, या नहीं आता तो अभी पूछ लेना है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं व्हाट इज अ नोड, व्हाट इज अ ब्रांच एंड व्हाट इज अ लूप. कोई डाउट किसी को? यस, प्लीज गो ऑन. सर मुझे लूप बता दीजिए सर, मेरी पिछली टर्न का सर छूट गया था. मैं अभी बता रहा हूँ. व्हाट इज अ लूप? लूप इज अ क्लोज्ड करंट कैरिंग पाथ. लूप इज अ क्लोज्ड करंट कैरिंग पाथ. करंट कैरिंग पाथ containing circuit elements, power sources, circuit element, power supply, or both. So suppose what is a loop? If I start from here, from point node N1, I go. So from N1, if I go in this manner, can you see? Yes, sir. So this closed current carrying path is what is going to be known as a loop. Clear हो गई बात? एक ऐसा closed current carrying path जिसमें
मैं ट्रैवल करता हूं, उसको कहते हैं लूप। आई बिलीव द टर्म लूप इज अंडरस्टूड बाय राबिया। Yes, sir. Okay, Rabia. Let's move on further. So what we are going to do, we are going to mark nodes and points. So let us begin marking from here. Let's mark it as A. Let's mark this node as B. Let's mark this point as C. Let's mark this point as D. Let us mark this point as E. Let us mark this point as F. So how we solve Kirchhoff's law problem? We start by identifying the nodes. We start by identifying the nodes and branch. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता था बच्चों? स्टेप 1 था आइडेंटिफाई नोड्स एंड ब्रांच। आइडेंटिफाई क्या करना था तुम्हें? नोड्स को, ब्रांचेस को एंड add all resistors which are in series and add all resistors. अब यहां पे तो ढेर सारे resistors थे नहीं, and add all resistors which are in series in a branch and redraw the circuit. तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, पहला स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड रीड्रॉ द सर्किट। तो इसमें हमने वापस से कुछ भी रीड्रॉ नहीं करना, पर हमारे पास एक ही एक रेजिस्टर था, तो काम हमारे लिए थोड़ा रिलेटिव इजी हो गया। स्टेप 1 हमने छोड़ दिया है, स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट कॉपी में आप लोग जरूर से नोट करके चलिएगा। अब स्टेप 2 में क्या होता था, हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलाते थे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलाते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे थ्रू आउट द सर्किट, नोइंग द फैक्ट कि एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो करेगी। यानी अगर ये हमारी B1 ब्रांच है तो B1 ब्रांच में करंट I1 ही फ्लो करेगी, B2 ब्रांच में करंट I2 फ्लो करेगी, और चूंकि इस नोड पे आके दोनों करंट जुड़ रहे थे तो आगे जो करंट गया वो I1 प्लस I2 गया। तो ये तो होता है हमारा स्टेप 2 बच्चों। तो मैं आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से स्टेप 2 यहाँ पे लिख देता हूं। एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों ने स्टेप 1 को अपने पास नोट कर लिया होगा। तो स्टेप 2 क्या था? yes, sir. स्टेप 2 क्या था, कोई बताएगा मुझे? स्टेप 2 था ड्रॉ द करंट इन each branch from the positive terminal of the battery, from the positive terminal of the battery, and redistribute this current at the node, and redistribute the current at the nodes. तो बच्चों हम कर क्या रहे थे स्टेप 2 में? हम लोग करंट को ड्रॉ करते थे हर ब्रांच में फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ब्रांच 1 में ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा था जिससे हमने करंट I1 चलाया, ब्रांच 2 में एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी उससे करंट I2 चला। इस ब्रांच में कोई बैटरी थी नहीं तो करंट में चला नहीं सकता था। यहां से करंट I1 चलती हुई आई, यहां से करंट I1 चलती हुई आई, उस I1 करंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां से I1 करंट चलता हुआ आया, यहां से I2 करंट चलता हुआ आया, और ये जो नोड था N1 नोड पे मैंने इस करंट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो था हमारा स्टेप 2 कि करंट हमेशा मुझे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चलाते हुए पूरा का पूरा सर्किट में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड स्टेप 2 क्लियरली। बच्चों स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? इन स्टेप 3 वी आर गोइंग टू चूज
we are going to choose the direction of travel, and the number of mesh depending upon the number of current variables. तो अब हम लोगों को यहाँ पर दो काम करना है। एक तो मेश को चूज करना है। किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कितने मेश चूज करना है? ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब बच्चों अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, वी हैड टू करंट वेरिएबल्स। एक करंट वेरिएबल था I1 जो पहली वाली बैटरी से चल रहा था, दिस इज I1, और दूसरा है बच्चों जो दूसरी बैटरी से चल रहा I2। तो देयर आर टू करंट वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स हैं दो। ठीक बात है। सो वी आर गोइंग टू चूज टू meshes, and when we are choosing the number of meshes, we are also going to choose the direction of its travel। ठीक, तो जब हम mesh चूज कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चूज कर रहे हैं। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मैंने कौन सा, सबसे पहले मैं mesh 1 कौन सा चूज कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैं पहला mesh चूज कर रहा हूँ A से B, B से E, E से F, F से A। स्टार्टिंग पॉइंट या नोड और एंडिंग पॉइंट या नोड सेम रहेगा। देखो यहां से मैं चल रहा हूं, पहला मेश मैंने चूज किया A से B, B से E, E से F, F से A। तो दिस इज मेश 1 जो हम लोगों ने चूज किया। अब बच्चों दूसरा मेश चूज कर रहे हैं। सेकेंड मेश जो हम चूज करेंगे वो कौन सा होगा? वो मेश मैं चूज कर रहा हूं मेश 2। दो मेश को चूज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास दो ही करंट वेरिएबल। ठीक है, मेश 2 जो हमने चूज किया वो क्या है? B से C, C से D, D से E, E से B। बच्चों B से चले C के लिए, C से चले D के लिए, D से चले E के लिए, E से चले B के लिए। So what we have done, depending upon the number of current variables, we have chosen two different meshes. One is the mesh AB. So what I'm doing, I'm highlighting those two meshes that we have chosen. तो एक mesh कौन सा choose किया बच्चों? A, B, E, F, A। क्लियर है ये? तो एक mesh जो हम लोगों ने choose किया वो था A से B, B से E, E से F, F से A। This is one mesh। और दूसरा mesh जो बच्चों हम लोगों ने choose किया वो क्या था? B से C, C से D, D से E, E से B। Now you could have chosen any two meshes। कोई भी दो mesh choose करने थे, नंबर तो होने चाहिए थे। दो meshes हमें choose करने, कौन से दो mesh choose कर रहे हो ये चॉइस आपके ऊपर है। मैंने दो छोटे वाले mesh choose किए। अगर कोई चाहता बिगर mesh को choose करना तो वो बड़ा वाला mesh भी choose कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। A से B, C, C से D, E, F, A। So this can also be one of the mesh that could have also been chosen। तो आप कोई भी दो mesh choose कर रहे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सिर्फ ये दो mesh को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? Framing of the equation. Step 4 is framing mesh equation using, किसको यूज कर रहे हैं हम लोग? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था? विच यूज टू स्टेट दैट द algebraic sum of all the potential drop, algebraic sum of all the potential drop across the circuit element, across the circuit elements and power sources is equal to 0. So step 4, we need to frame the mesh equation
by using the fact that the algebraic sum of all the potential drop across the circuit element and power sources will always be zero. और इस बात को अप्लाई करने के लिए वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे एक फैक्ट को रिमेंबर करना, ध्यान में रखना है, क्या? Direction of exit. We always take the sign of potential drop from the direction of exit. Remember, take the sign of potential drop from the direction of exit. ठीक है, कहां से साइन लेना है? डायरेक्शन ऑफ एग्जिट से हम लोग साइन लेते हैं। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना है। मैंने कई बार कहा है, अभिमन्यु नहीं बनना, बाहर निकलने का रास्ता जरूर ध्यान रखना। जब बाहर जाते हो तो हमेशा टाटा बाय बाय करके जाते हो। तो साइन ऑफ एग्जिट देखना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखो, इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम का। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ? 15 I1 प्लस I2। क्लियर है? पोटेंशियल ड्रॉप क्लियर है बच्चों? यस सर। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप 15 I1 प्लस I2। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल। तो जहां पे हायर, देख लो करंट ऊपर से नीचे आ रहा, तो ऊपर वाले पे प्लस साइन, और चूंकि नीचे आया है इसलिए मैंने इसको क्या साइन दिया है? माइनस साइन। ठीक इसी तरह से बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर ब्रांच 2 में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे को प्लस और ऊपर वाले को माइनस। ध्यान क्या रखना है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इन ब्रांच B2, since the current is flowing, since the current flows from bottom to top, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन, ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन। बच्चों नेक्स्ट वाले में ब्रांच B1 में भी अगर तुम ध्यान दोगे तो करंट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो नीचे प्लस साइन और ऊपर नेगेटिव साइन। तो साइन देना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू मार्क द साइन। In order to provide the sign, what we do in order to give sign to the potential drop, to give sign to potential drop, remember current flows from, flows from higher यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल टू लोअर यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस बात को याद रखते हुए आपको काम करना है। एक बार हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे, बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दो बातें थी स्टेप 4 में इन्वॉल्व करी है हमने। क्या क्या? एक तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कैसे फ्रेम करना है, उसको, उसकी इक्वेशन फ्रेमिंग टेक्निक के लिए क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो ए पार्ट है कि हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप को साइन के साथ लिखेंगे। साइन कौन सा साइन लेंगे? साइन ऑफ एग्जिट लेते हैं। जब आप ट्रेवल करके किसी भी कंपोनेंट से बाहर निकल रहे हैं तो किस साइन से निकल रहे हैं वो साइन लोगे। और पोटेंशियल ड्रॉप को साइन देने के लिए किसी भी रेजिस्टर में ध्यान क्या रखना है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential. Let us take this as an example in the loop, first loop, that is loop A B E F A। बच्चों जब मैं A से चलता हूं B की तरफ तो देखो कुछ नहीं मिलता है, ना कोई बैटरी मिलती है ना ही कोई रेजिस्टर मिलता है। तो ए बी रीजन में A से B जाने में मेरे पास कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब मैं B से E की तरफ आ रहा हूं बच्चों, तो देखो B से E चलते हुए सबसे पहले मुझे मिल रहा है 12 वोल्ट की बैटरी, मिलती है ना 12 वोल्ट की बैटरी। अब देखो जब मैं 12 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा हूं, साइन ऑफ एग्जिट, ध्यान देना साइन ऑफ एग्जिट। तो 12 वोल्ट की बैटरी से जब मैं B से E में चलता हुआ आ रहा हूं, तो ये मैं ऐसे चलता हुआ आ रहा हूं, तो मैं किस रास्ते से निकल रहा हूं? किस प्लेट ऑफ द बैटरी से निकलता हूं? तुम नोटिस करोगे कि मैं नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव प्लेट से निकल रहा हूं बच्चों। तो मैं क्या साइन दूंगा? -12 का।
तो अब मैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ को मैं -12 के साइन के साथ लिखूंगा। और बच्चों अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस ब्रांच में जो करंट चल रही थी वो I2 करंट थी, और जब मैं अब 12 वोल्ट से जैसे आगे बढ़ा और फिर मैं आगे बढ़ते हुए जब जा रहा हूं तो मुझे एक रेजिस्टर मिलता है, और जब मैं इस रेजिस्टर से एग्जिट करता हूं तो रेजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं रेजिस्टर से पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करता हूं ब्रांच B2 में। तो रेजिस्टर के जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा हूं, इस ब्रांच इसमें जो करंट था वो I2 था, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा PD इज इक्वल्स टू I इंटू आर। I है I2 और R है बच्चा 2, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ I2, तो इसको मैं +2I2 लिखूंगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब मैं यहां से चल रहा हूं I से F की तरफ। देखो जब मैं I से F की तरफ जा रहा हूं तो मुझे कोई भी ना तो बैटरी मिलती है ना रेजिस्टर, यानी ना तो कोई कंपोनेंट मिलता, तो मुझे वहां पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब मैं F से A की तरफ चलूंगा बच्चों, मैं F से A की तरफ चल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा F से A की तरफ जाते हुए मुझे सबसे पहले एक रेजिस्टर मिलता है। किसी भी रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला I इंटू आर होता है। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही थी, अगर याद हो आपको, तो I1 थी, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसका हो जाएगा I1, और रेजिस्टेंस है 1, तो 1I1। तो और ये हम जब निकले तो किस टर्मिनल से निकले, किस टर्मिनल से एग्जिट किया है? हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट किया है, तो -1 इंटू I1। क्लियर है बात इतनी? फिर बच्चों यस सर। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब अब हम इस लूप में आगे बढ़ रहे हैं तो देखोगे कि हम लोग को क्या मिलता है। हम लोगों को मिलता है एक बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी मिल रही है? 6 वोल्ट की बैटरी मिलती है। और इस 6 वोल्ट की बैटरी से जब हम निकलते हैं तो उसके पॉजिटिव प्लेट से निकलते हैं, इसलिए +6 इज इक्वल्स टू 0। अब वापस ए पे पहुंच गए, तो अब हमारे पूरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके मैंने इक्वेशन को फ्रेम किया। बातें जो ध्यान में रखने वाली थी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को स्टेप 4 में यूज करते हुए, कि सम ऑफ ऑल द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। और जो साइन दिया था वो कैसे साइन दिया था? बैटरी का साइन बैटरी के प्लेट्स पे होता है, तो मुझे वहां पे साइन देने की जरूरत नहीं होती है। जब कभी भी हम लोअर टू हायर पोटेंशियल में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो प्लस साइन, और जब हम हायर से लोअर पे आते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो माइनस साइन। तो इसलिए जिस प्लेट से आप निकल रहे हैं उसका साइन दे रहे हैं। जैसे यहां पर देखो हम चले और पॉजिटिव से नेगेटिव में आए तो पोटेंशियल घटा, तो इसलिए मैंने माइनस साइन। और जब मैं इस रेजिस्टर पे आया तो रेजिस्टर में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया तो उस पर मैंने प्लस का साइन दिया। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये लॉ, ये रूल, ये तरीका ऑफ framing the equation Kirchhoff's voltage law is clearly understood by all of you। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। अब लूप किस लूप में चलना है? लूप 2। लूप 2 क्या है बच्चों? BC DEB। ठीक है, अब हम लोग किस लूप में जा रहे हैं? BC DEB। देखो बच्चों इस वाले लूप में। तो अब जी मैम बोलिए सर। 12 वोल्ट के बाद जो ओम आगे देखते हैं बच्चों। हम लोग अब किस लूप की बात कर रहे हैं? BCDEB। तो हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है BCDEB। BCDEB। अब देखो बी से चल रहे हो सी में, तो कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, कोई बैटरी सोर्स नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं। सी से डी में आ रहे हैं तो बच्चों ध्यान देना है, सी से डी में आ रहे हो तो हमें रेजिस्टर मिलता है। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप पीडी इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है। इस ब्रांच B3 में जो करंट फ्लो कर रहा था वो I1 प्लस I2 था। रेजिस्टर की वैल्यू 15 थी, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 15 I1 प्लस I2। तो पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया। और डायरेक्शन कैसे देंगे पोटेंशियल ड्रॉप को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप का साइन आप एलोकेट करते हैं, वो साइन हमेशा करंट के डायरेक्शन के फ्लो को देखकर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस CD branch the current was flowing from higher potential to lower potential।
तो बच्चों इसका पोटेंशियल ड्रॉप करंट के डायरेक्शन के हिसाब से तुमने चूज किया, जैसा करंट हमेशा इसमें कहां से फ्लो कर रहा था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप को पॉजिटिव साइन और बॉटम को हमने क्या साइन दे दिया था, नेगेटिव का। सो दैट इज हाउ यू प्रोवाइड द साइन। और जब हम पोटेंशियल ड्रॉप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अप्लाई करेंगे तो बात दिमाग में क्या रखना है कि डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ एग्जिट, जिस डायरेक्शन से मैं एग्जिट कर रहा हूं उस डायरेक्शन को लूंगा। तो देखो सी से डी चलते हुए मैं किस डायरेक्शन से एग्जिट किया हूं, कहां से निकला हूं, नेगेटिव साइन से निकला हूं। तो मैं माइनस, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 15I1 प्लस I2। क्लियर है बात बच्चों इतनी? इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो जब मैं यहां से चल चुका हूं सी से डी, डी से ई में, वंस अगेन नाइदर देयर इज अ रेजिस्टर नॉर देयर इज एनी बैटरी सोर्स, so there won't be any potential drop. Now when I am moving from E to F, now when I am moving from E to F, you can see while moving from E to F, now इसमें तो कुछ मिला नहीं भाई। E to F में जाते हुए सबसे पहले कौन मिल रहा है, सबसे पहले मुझे मिलता है ये रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से वही फॉर्मूला I into R। अब करंट कितना है ब्रांच B2 का, तो तुम्हें याद होगा करंट था ब्रांच B2 का I2। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा था वो I2, और रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस था, तो I2 into 2। तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 2I2। और इसको साइन जब मैं दे रहा हूं तो कैसे साइन दे रहा हूं, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एग्जिट। तो मैं जब चला E से F की तरफ, E से B की तरफ, तो मैं किस प्लेट से या किस साइन से निकला, मैं निकल रहा हूं माइनस साइन से, इसलिए मैंने इसको साइन दिया -2I2। क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now let us look into the second thing. Now from D, while traveling from E to B, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं B की तरफ, तो मैं पाता क्या हूं कि मैं एक बैटरी से निकलूंगा। तो बैटरी के किस प्लेट से एग्जिट कर रहा हूं, तो तुम देखते हो बैटरी के मैं पॉजिटिव प्लेट से एग्जिट करता हूं, तो यहाँ पे साइन Positive. प्लस, और उसका ईएमएफ कितना है, 12। तो +12 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से मैंने दो इक्वेशन बनाए। पहला इक्वेशन ये बना, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा बच्चों ये बना, जिसे मैं कहूंगा इक्वेशन 2। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको फ्रेमिंग ऑफ द इक्वेशन समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। What next we are going to do? We are going to solve both these equation 1 and equation 2 simultaneously बच्चों। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मैं इस इक्वेशन 1 को जैसा रीफॉर्मेट कर लेता हूं, तो तुम देखोगे इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज 2I2। ठीक है, देखो मैं जो लिख रहा हूं, कोई डाउट लगे तो बताइएगा। 2I2 माइनस I1, -12 + 6 हुआ -6, और उधर गया तो ये हो जाएगा +6। समझ में आ गया? ये बन गया इक्वेशन 1A। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2I2 माइनस I1 -6 इज इक्वल्स टू 0 था, -6 को इक्वल्स टू 0 की तरफ भेजा तो बन गया +6। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अब सेकेंड इक्वेशन को देखो, इसको मैं लिखता हूं -15I1 -15I2 -2I2 +12 इज इक्वल्स टू 0। -15I1 -15I2 -2I2 +12 is equals to 0. -15I1 -15 and -2I2 is -17I2 +12 is equals to 0. क्लियर है? Yes, sir. और फिर जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं उधर की दूसरे साइड भेजा, इक्वेशन के सेकंड इक्वल टू के साइन के अदर साइड भेजा, और ये इक्वेशन रीमॉडिफाई होके आ गया 15I1 + 17I2 इज इक्वल्स टू 12। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2A। अब करना क्या, इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो लेट अस डू दैट। So what we are going to do, I am going to write down the equation 1A, which was 2I2 minus I1 is equals to 6। और देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ये 1A है, और इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहां पर 15I1 है, यहाँ पे
माइनस i1 है, मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा और फॉर सेकंड ए वाली इक्वेशन को 1 से, सेकंड ए वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आया 15i1 प्लस 17i2 इज इक्वल्स टू 12, और जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 2 जा 30i2 माइनस 15i1 इज इक्वल्स टू 15 6 जा 90। सॉल्व किया, ये दोनों कैंसिल हुए, 30 प्लस 17 विल बिकम 47 times of I2 is equals to 2 and 9102. Therefore, I2 comes out to be 102 divided by 47. And that on solving will be roughly 2.2. That comes out to be 2.17 ampere. Any confusion to anyone? No, sir. Now substitute No, the sir. value of I2 over here. You will get the value of I1. So 2 into 2.17 minus I1 is equals to 6. So this value multiplied by 2, this becomes 4.34 minus I1 is equals to 6, or I1 is equals to 6 minus 4 minus 6, मैं इसको इधर भेज रहा हूं, I1 को इधर ला रहा हूं, तो I1 will be equals to minus 6 plus 4.34. तो minus 6 plus 4.34 will come to be, I1 comes out to be minus 1.66 ampere. Now what does the negative sign over here means? The negative sign means the direction that we have chosen is wrong. That means जब मैंने I1 का डायरेक्शन नीचे से ऊपर चूज किया था, ये गलत है. Actually the current is going to flow from A to F. Is that clear? Is that clear, bachon? What the negative sign is telling me? The negative sign tells me that the direction of the chosen current direction is wrong, yeah, is just opposite to what we have chosen in that assumption. तो हम लोगों ने F to A का डायरेक्शन चूज किया था I1 के लिए, जो कि गलत था. मैथमेटिक्स ने खट से बताया the current direction should be from A to F.